इस टाइम क्या होता है, एक तो जमा स्वीकार करता है, मांग जमा, सबसे बड़ी चीज जमा नहीं, मांग जमा स्वीकार। जमाएं मैंने उस दिन आपको कुछ बता रहा था, मॉनेटरी क्या बता रहा पढ़ाया था, मनी मार्केट। उस दिन मैंने बताया था कि मांग जमा क्या है, सावधि जमा क्या है, बताया था? नहीं याद आ रहा होगा। मांग जमा और सावधि जमा बताया था कि नहीं बताया? नहीं बताया। ऑनलाइन में जाके यूट्यूब में देखना और पूरा क्लास देखना और देख लेना वहाँ पे मांग जमा सावधि जमा मैंने बताया है कि नहीं बताया। अच्छा, डिमांड डिपॉजिट टाइम डिपॉजिट नहीं बताया है, ये बताया था। तो डिमांड डिपॉजिट क्या होती है? डिमांड डिपॉजिट मैंने बताया था, टाइम डिपॉजिट बताया कि नहीं बताया? नहीं बताया था। अरे हाँ आप उसको बोल दो, नहीं बताया। बहुत सही। आज जाके यूट्यूब में क्लास कम से कम देख लेना। सर उसके पीछे कैडी बताइए कौन सी थी? मैंने मांग जमा बताई थी, सावधि जमा बताई थी, दोनों जमाएं बताई थी। जब मैं आप लोग हुंडियों के बारे में बताया था, याद करिए, मुद्दती हुंडी और दसवीं हुंडी बताया था। तो बताया था कि जो मुद्दती हुंडी होती है वह मांग जमा होती है, और जो दसवीं हुंडी होती है वह क्या होती है, सावधि जमा होती है। बताया कि नहीं? अब फिर मैंने ये भी बताया था कि मांग जमा क्या होती है और सावधि जमा क्या होती है। फिक्स डिपॉजिट के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि नहीं बताया? फिक्स डिपॉजिट के बारे में बताया। और मांग जमा वह जमा होती है जब ऑन द टाइम, जिस समय उसको मांगे उस समय वह हमें मिल जाए। अब आपको कह रहे हैं मांग जमा नहीं पता, लेकिन मुझे खाली याद आ रहा है ओवरड्राफ्ट बताया था। मांग जमा के बाद मांग जमा की क्या सुविधाएं होती है, ओवरड्राफ्ट की सुविधा होती है, अधिविकर्ष जिसे कहते हैं, नहीं बताया? हमारा दिमाग तो लगता नहीं है पढ़ने। तो मैं देख रहा था परसों, कल सब लोग क्लास बोलिएगा और देखिएगा कि जो मांग जमा बताया हूं, तो टाइम डिपॉजिट यानी कि समय जमा बताया हूं, फिर उसके बाद मांग जमा में क्या क्या सुविधाएं हैं, ओवरड्राफ्ट की सुविधा कैसे प्राप्त होती है, फिर उसी के बाद मैंने बताया था पे एंड मीट एडवांसेस की बात की थी। तो याद आ रहा हो ऑटोमाइल की सुविधा जो मैंने बताया था 1997 में आया था। ये सब सारी चीजें नहीं याद आ रही हैं आपको? इतना जल्दी बोल जाएंगे एक हफ्ते में? एक हफ्ते में आप लोग मांग जमा, चलिए ठीक है, नहीं जान रहे हैं हम सब घूम पूरा बोलिए, नहीं याद आ रहा दूसरी बात है, लेकिन कह रहे हैं कि बताया ही नहीं कि ये बड़ी बात है ना। तो आप लोग एक क्लासें हमारी जब जाती हैं तो एक बार बोल के देखिएगा, बताइए कि मैंने बताया कि नहीं बताया। ठीक है, मांग जमा वह जमा होती है कि जिस समय अवधि में हम लोग उसकी मांग करते हैं वह हमें तुरंत प्राप्त हो जाती है। ठीक है, अभी मांग जमा बस आप लोग इतना समझ लीजिए, उसको जानने की ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि चलिए माने लाइफ में आज लिखवाऊंगा आप लोगों को। मांग जमा वह जमा होती है जो जिस समय अवधि में मांगी जाती है तो तत्काल प्राप्त हो जाती है, बैंक उसको देने से मना नहीं कर सकता। ठीक है, बैंक उसको देने से मना नहीं कर सकते। और मांग जमा सब कोई नहीं उसको अकाउंट हो सकता है, करेंट अकाउंट के अकाउंट होल्डर्स होते हैं, चालू खाता के जो शेयर मतलब कि खाता धारक होते हैं, उन्हीं को मांग जमा की सुविधा प्राप्त होती है। ठीक है, चालू खाता उनको ओवरड्राफ्ट जैसे मैंने बताया था, उनको ओवरड्राफ्ट की सुविधा प्राप्त होती है। अधिविकर्ष मतलब मांग जमा जो स्वीकार करते हैं उनको ब्याज नहीं मिलती है, बैंक में उनका पैसा जमा रहता है उसमें उनको कोई ब्याज नहीं मिलती। ठीक है, बस हमने जैसे आप लोग सावधि जमा में या टाइम डिपॉजिट है, बचत खाता है, चालू खाता, बचत खाता, जब बचत खाता में आप लोग पैसा कोई करते हैं तो आप लोग देखते होंगे कि 2006 में कुछ रुपया बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। जिसका ज्यादा जमा रहता होगा उसकी ज्यादा बढ़ जाता है, जिसका कम जमा रहता है वो कम बढ़ता है, बढ़ता है। मांग जमा में आप लोगों को क्या होता है कि कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है। ठीक है, ये बात आप लोगों को क्लियर हुई? मांग जमा में कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसको जिस समय अवधि में मांगे उस समय अवधि में हमको वह मुद्रा प्राप्त हो जाती है। तो बड़े बड़े जो मतलब व्यापारी होते हैं, निवेशक करता होते हैं, वही करेंट अकाउंट खुलवाते हैं, उसमें मांग जमा का कॉन्सेप्ट होता है। ठीक, समझ में आया मांग जमा क्या है? समझ में? सावधि जमा वह जमा होती है जिसको टाइम डिपॉजिट कहते हैं, जो एक निश्चित समय अवधि के लिए आप अमाउंट को फिक्स करते हैं।
जैसे कि कोई आपने देखा होगा कि पहले आपको मतलब कुछ एफडी का है, आप कहते हैं फिक्स डिपॉजिट है, उसको 6 महीने पहले हम लोग नहीं निकालते, ऐसा होता है कि नहीं? सबके घर में कहीं ना कहीं एफडी होगी, एलआईसी में कोई ना कोई बॉन्ड लिया होगा, एलआईसी में कोई ना कोई बीमा कराया होगा, तो उसका एक मैच्योरिटी पीरियड होता है ना, उसका एक मैच्योरिटी पीरियड होता है, माने उसको परिपक्वता की एक अवधि होती है, एक परिपक्वता की अवधि होती है, उस अवधि के पहले आप लोग उसको नहीं निकाल सकते हैं, और निकालेंगे भी तो आपको कुछ ना कुछ पेनाल्टी देना पड़ता है। तो इस प्रकार की जिस समय अवधि के लिए, जितनी समय अवधि के लिए हम जमा मतलब बैंक में रखते हैं, उसको क्या कहते हैं? सावधि जमा। ठीक, मांग जमा क्या होगी? सावधि जमा आप लोग समझ गए। अब बैंक की मैंने दो विशेषताएं बताई, तो एक तो मांग जमा स्वीकार करते हैं, जो मांग जमाएं होती हैं उनको बैंक क्या कहते हैं? स्वीकार करते हैं। स्वीकार करने का मतलब यदि आप मांग जमा के रूप में अपना पैसा रखना चाहें बैंक में, तो बैंक क्या करती है? उसको अपने पास रख लेती है। दूसरा बैंक का कार्य क्या है? वह लोगों को ऋण प्रदान, और ऋण किस प्रकार प्रदान करती है? साख का सृजन करके। अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा साख का सृजन कैसे करते हैं। साख का सृजन जानते हैं आप लोग? क्रेडिट क्रिएशन कैसे करते हैं? क्या कैसे करते हैं? कुछ आइडिया? संपत्ति को मतलब बैंक में जमा कर देते हैं, पैसे भी बदले रख देते हैं, मतलब ये संपत्ति ज्यादा रह जाती है, इससे बता तो सही रहा, लेकिन इससे क्रेडिट क्रिएशन कैसे होगा? मतलब मान लो, कहने का मतलब यह है आप लोगों का कि 100 रुपए हम लोग बैंक में जमा किए, तो बैंक हमको क्या करती है? 100 रुपए की यदि हम संपत्ति रखते हैं, हमको बैंक 80 रुपए किसी दूसरे को लोन दे देती है। यही क्रेडिट क्रिएशन हो जाएगा। लेकिन क्रेडिट क्रिएशन जो साख का सृजन होता है वो एक समय से चलता है, मतलब उसकी एक चयन होती है, उसकी एक श्रृंखला होती है। थोड़ी देर के लिए बैंक में तो ये सबसे बड़ी चीज क्या है? ये विश्वास से चलता है। ये क्या होता है? बैंक की साख से, बैंक के विश्वास से ऐसा काम होता है। क्रेडिट क्रिएशन का काम जो कौन करता है? सबसे बड़ी बात यह है, ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछ सकता है कि साख सृजन का काम कौन से करते हैं? तो वाणिज्यिक बैंक करते हैं, या कमर्शियल बैंक करते हैं, या व्यापारिक बैंक करते हैं। ठीक, अभी करते कैसे? सपोज मान लीजिए आपने क्या किया, 1000 रुपए बैंक में जमा, तो बैंक क्या करता है? 1000 रुपए आपके खाते में आपने जमा किए। ठीक, तो बैंक कैसा मान के चलता है कि मैंने कहा था गुडविल, मतलब उसकी क्या है? ये ऐसा विश्वास पर चलता है, उसका विश्वास होता है, वह मान के चलता है कि आप जो 1000 रुपए जमा किए हैं, तो आप एक बार में 100 रुपए से ज्यादा बैंक से पैसा निकालने नहीं आएंगे। मतलब क्या है? 1000 रुपए में आप बैंक के पास कितना जमा रह जाएगा? 900 रुपए जमा रह जाएगा। ये बैंक मान के चलती है कि 1000 रुपए में 900 रुपया क्या होगा कि आप लोग जमा करके रखेंगे। मैं बड़े अमाउंट की बात कर रहा हूँ, मैं समझाने के लिए आप लोगों को इतना छोटा सा अमाउंट लिया हूँ कि आप लोगों को कैलकुलेशन में कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब 1000 रुपए मान लीजिए तो बैंक ये रखा था अपने पास, बैंक ये मान के चलती है कि आपको 100 रुपए से ज्यादा नहीं निकालेगा। अब इसी प्रकार मान लीजिए बैंक क्या करती है? 1000 रुपए का किसी को ऋण देती है, 1000 रुपए का बैंक मान लीजिए किसी को ऋण देती है। तो जब बैंक ये ऋण देती है तो बैंक क्या करती है? उसके नाम का एक खाता खोल देती है। खोल देती है कि नहीं खोल देती? एक उसको चेकबुक दे देती है, उसको खाता खोल देती है। अब यह मान के चलती है कि एक बार में 100 रुपए से ज्यादा क्या करेगा? पैसा नहीं निकालेगा। 1000 रुपए जो आपने ऋण दिया है वह क्या करेगा? एक दिन में, मतलब एक बार में 100 रुपए से ज्यादा नहीं निकालेगा। तो वह क्या करती है? उसके पास 900 रुपए बच जाता है, बचा कि नहीं? तो वह क्या करती है? उसी 900 में किसी दूसरे व्यक्ति का खाता खोल देती है, और 900 रुपए में फिर से ये मान के चलती है कि 900 में क्या होगा कि वह 90 रुपया से ज्यादा एक बार में नहीं निकालेगा। और फिर उसके पास कितना बचेगा? 810 रुपए बचा। उसने देखा 1000 रुपए था, वह मान के चलती है बैंक 100 रुपए से ज्यादा कोई निकालने नहीं आएगा, 900 रुपया बचा। 900 रुपया में क्या करेगा? वो फिर से किसी दूसरे को उसी रुपए में क्या करेगा? वह दूसरे को भी 900 रुपए में ये मान के चलेगा कि अब हमारे पास 900 रुपए, अब 1000 नहीं, 900 रुपए में क्या करेगा? वह दूसरे को फिर से ऋण दे देगा, और फिर से मान लेगा कि 90 रुपए से यानी कि 10% से ज्यादा लेके नहीं आएगा।
एक बार में, तो वो क्या करेगा कि 90 रुपये क्या करेगा, उसको ये मान के चलेगी कि 90 रुपये उसको देना होगा, और क्या करेगा कि 810 रुपये फिर से बचा लेगा। फिर से इसी के नाम अकाउंट खोल देगा, सिस्टर इसके नाम अकाउंट खोला था, और ये सोचेगा कि ये क्या है कि 810 रुपये मेरे पास फिर से बच गए, और ये तब तक करता रहता है जब तक इसकी राशि, ये वाली राशि शून्य नहीं हो जाती। और समझ आ रहा है, समझ में आ रही है आपकी बात? ये तब तक ऐसे करता जाता है जब तक यह राशि शून्य नहीं हो जाती, और वो 10% क्या होता है कि वह हर एक व्यक्ति को यह मान के चलता है कि 10% से ज्यादा एक बार में पैसा निकालने नहीं आएगा। आप लोगों के अकाउंट में 50,000 5 लाख रुपए जमा है, तो क्या 50,000 से ज्यादा निकालते हैं क्या एक बार? रियल इन द केस होता है कभी कभी, कभी कभी ऐसा होता है, मैक्सिमम आपका अमाउंट जमा रहता है कि जमा रहता है। तो ये एक भेद पर काम करती है, ये एक विश्वास पर काम करती है, और उसी प्रकार क्या होता है, देखिए पैसा कितना था बैंक के पास, 1,000 रुपये, लोन उसने कितना दिया, पहले 1,000 का दिया, दोबारा कितने का दिया, 900 का दिया, दोबारा कितने का दिया, 810 का दिया, दोबारा क्या होगा, 810 में 81 घटाएंगे आप 10%, और जितना अमाउंट आएगा उतना धीरे धीरे ये अमाउंट लगभग 9,000 के आसपास हो जाएगा। क्रेडिट क्रिएशन क्या हुआ, 7% कैसे हुआ, 1,000 रुपए को बैंक ने कह के 9,000 में तब्दील की, 9,000 तक लोगों को ऋण प्रदान कर दिया। पैसा उसके पास सिर्फ 1,000 रुपए था, लेकिन उसने 1,000 फिर 19 को फिर 810 और इसी तरह जोड़ते जोड़ते उसने क्या किया, धीरे धीरे लगभग 9,000 के आसपास जितना भी अमाउंट आता था उसके कैलकुलेशन में आप लोग देखेंगे उतना अमाउंट क्या करेगी, क्रेडिट क्रिएशन कर देगी। क्रेडिट क्रिएशन समझ में आया आपको? 7% कैसे होता है, बैंक कैसे क्रियाशील करते हैं, आपको समझ में आया? किसी को कोई समस्या पूछ सकते हैं आप लोग, कोई समस्या आपको आ रही हो? बैंक इससे ब्याज जब बैंक 1,000 रुपए है, 1,000 रुपए बैंक के पास था जो आपने जमा कर दिया है, बैंक के पास कोई पैसा था नहीं, उसकी बेटा कहता है जो भी होती है वो बताऊंगा, वो अपना जमा करने रहता है, बैंक के पास 1,000 रुपए आप ही जमा करने गए थे, और ये मान लिया बैंक ने 1,000 में आपको 900 से ज्यादा 100 रुपए से ज्यादा निकालने नहीं आए, तो 1,000 रुपए था, इसी 1,000 रुपए में वो क्या कर रहा है, पहले 1,000 का लोन दे रहा है, फिर 900 का लोन दे रहा है, फिर 810 का लोन दे रहा है, फिर आगे इस तरह लोन देता चला जाता है। लोन तो वही है 1,000 रुपए, और फिर उसी में इंटरेस्ट जब क्रेडिट क्रिएशन किया जाता है, जब लोगों को उधार दिया जाता है, उधार के बदले कुछ न कुछ लेंगे, वही तो ब्याज होगी उसकी। मैंने पहले दिन बताया था कि बैंक और व्यक्तियों के मत लेन देन होता है, उसका क्या कहते हैं, ब्याज दर कहते हैं। जो बैंक और केंद्रीय बैंकों के मत होता है उसको रेट कहते हैं। मैंने बताया था यहाँ बैंक दर का प्रयोग मत कर दो, कोई ब्याज दर का प्रयोग मत करके बोला था, पहले ये नहीं बताया। ठीक है, तो आपको लिख लीजिए बैंक का है क्रेडिट क्रिएशन, आप लोगों को समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत है, कोई समस्या? कैसे बैंक काम करते हैं, कोई समस्या नहीं किसी को? देखिए लिखिए बैंक, बैंकिंग व्यवस्था, बैंकिंग व्यवस्था वित्तीय संस्थाओं की, बैंकिंग व्यवस्था वित्तीय संस्थाओं की एक ऐसी व्यवस्था है, बैंकिंग संस्थाओं की एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें जनता से धनराशि जमा करते हैं, जिसमें जनता से धनराशि जमा करना तथा जनता को ऋण देने का कार्य किया, जिसमें जनता से धनराशि जमा करना तथा जनता को ऋण देने का कार्य किया जाता है। ठीक, बैंक आप लोग समझ गए क्या? अब ये भी क्या करते हैं, अनुसूचित बैंक, शेड्यूल बैंक। अनुसूचित बैंक कैपिटल लीजिए आप लोग। अनुसूचित बैंक वे बैंक है, अनुसूचित बैंक वे बैंक है जो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934, वे बैंक जो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934
भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की दूसरी अनुसूची में सम्मिलित थी। तो दूसरी अनुसूची में सम्मिलित साथ ही जिनकी प्रदत्त पूंजी तथा आरक्षित कोष का योग, साथ ही जिनकी प्रदत्त पूंजी तथा आरक्षित कोष का योग कम से कम 5 लाख रुपए के बराबर, 5 लाख रुपए के बराबर, साथ ही 5 लाख रुपए के बराबर, साथ ही आरबीआई के निर्देशानुसार ये अपनी जमा का निर्धारित प्रतिशत, ये अपनी जमा का निर्धारित प्रतिशत सीआरआर और एसएलआर के रूप में, पर्याप्त मात्रा में रखते हैं। सीआरआर और एसएलआर के रूप में पर्याप्त मात्रा में रखते हैं। ठीक, अनुसूचित बैंक आरबीआई से बैंक दर पर, यहाँ लिखा ना, बैंक दर पर ऋण प्राप्त हो जाने के लिए अधिकृत हो जाते हैं, मतलब उनको मंजूरी मिल जाती है। ठीक, ये क्वेश्चन आप लोगों में से वैसे तो आपको नहीं पूछा जाता, या फिर वर्दी एग्जाम में या फिर कोई भी ऑप्शन में पूछ सकता है। उससे क्वेश्चन पूछा गया था जब मैं असिस्टेंट प्रोफेसर बैंक में गया था हरियाणा, उसमें मुझे ये क्वेश्चन पूछा गया कि शेड्यूल बैंक क्या है। तो सिंपल सी क्वेश्चन है कि जो आरबीआई का नियम 1934 है, उसकी जो अनुसूची दूसरी है उसमें ये शामिल होते हैं। उनकी पहली एक कंडीशन उसमें ये शामिल है। दूसरी की कंडीशन क्या है कि इनका जो अधिकृत पूंजी है कम से कम उस समय 50 लाख रुपए रही। ठीक है, उस समय मेरे को 50 लाख रुपए। और दूसरी चीज मैंने आप लोगों को सीआरआर एसएलआर बताया, सीआरआर एसएलआर के बारे में बताया। 5 लाख मैंने बोली, सिर्फ 5 लाख, 50 लाख नहीं पहले लिखा है 5 लाख। अच्छा चलो 5 लाख है, 50 नहीं निकल गया होगा, अच्छा हुआ आप लोग करेक्ट करा दिया। तो 5 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। फिर मैंने बताया सीआरआर एसएलआर की बात की, मतलब इनको क्या है, सीआरआर एसएलआर की जो गाइडलाइन है, जो न्यूनतम मानक है, जो बदलता रहता है। मैंने आप लोगों को रेट की सारी चीजें दिखाई थी, दिख रहे हो सीआरआर के रेट कितना है, एसएलआर के रेट कितना है, इकोनॉमी में कैसे इफेक्ट पड़ता है, सब सारी चीजें मैं आप लोगों को बताया। तो ये सीआरआर और एसएलआर एक निश्चित अनुपात रखा पड़ता है और इसके द्वारा क्या हो सकता है, इसको आरबीआई से उधार भी प्राप्त हो जाता है। ठीक, इसका एक हेडिंग अगली डाल लीजिए, गैर अनुसूचित बैंक, नॉन शेड्यूल्ड बैंक। गैर अनुसूचित बैंक, अभी आप लोगों ने क्या किया था, अनुसूचित बैंक। सिंपल से इसका उसका जस्ट अपोजिट है कि जो आरबीआई का जो अधिनियम है, बैंकिंग विनिमय नियमन अधिनियम, उसमें उसकी दूसरी अनुसूची में ये शामिल नहीं है। लिख लीजिए, यही है इसकी डिफिनेशन। गैर अनुसूचित बैंक वे बैंक है जो आरबीआई के अधिनियम 1934 की द्वितीय अनुसूची में शामिल नहीं होते हैं।
तो आरबीआई के नियम 1934 की द्वितीय अनुसूची में शामिल नहीं होते एवं जो उपरोक्त शर्तें हैं सीआरआर और एसएलआर की इनको पूरा नहीं करते एवं जो सीआरआर एसएलआर की शर्तें हैं इनको पूरा नहीं करते। ठीक, समझा कि गैर अनुसूचित बैंक क्या है? अब अनुसूचित बैंकों में क्या कहते हैं? वाणिज्यिक बैंक। ठीक है, तो आप लोग वाणिज्यिक बैंक जानते हैं किसे कहते हैं? कमर्शियल बैंक। मैंने बताया ही था जो ऋण देते हैं। और कुछ चलिए ठीक है, कहानी लिखिए आप लोग, कहानी आप लोग लिखवा रहे हैं थोड़ा सा। वाणिज्यिक बैंक वे बैंक होते हैं वाणिज्यिक बैंक वे बैंक होते हैं जो साख सृजन का कार्य करते हैं। इस साख के बारे में मैं आपको बताया कि नहीं बताया? साख सृजन कैसे कार्य होता है, ये क्या है? वाणिज्यिक बैंक क्या करते हैं? साख सृजन का कार्य करते हैं। ठीक, अर्थात विभिन्न प्रकार के खाते खोलकर जनता से जमा स्वीकार करते हैं। विभिन्न प्रकार के खाते खोलकर जनता से जमा स्वीकार करते हैं और उसके आधार पर ऋण का वितरण करते हैं। और क्या है? मैंने बताया इनके दो काम होते हैं, एक तो जमा स्वीकार करना और जो जमा ये लोग स्वीकार किए रहते हैं उसके आधार पर लोगों को ऋण प्रदान करते हैं। ठीक, ये वाणिज्यिक बैंक की विशेषताएं। अब आप वाणिज्यिक बैंकों को प्रारंभ कहाँ से हुआ? आप लोगों को कहीं ना कहीं एक क्यूरियोसिटी होगी, एक जिज्ञासा होगी, सबसे पहले वाणिज्यिक बैंक कहाँ शुरू हुई थी? तो बैंक ऑफ इंग्लैंड को वाणिज्यिक बैंकों की जननी कहा जाता है। बैंक ऑफ इंग्लैंड को वाणिज्यिक बैंकों की जननी कहा जाता है, मतलब कि वाणिज्यिक बैंकों का सबसे शुरुआत कहाँ हुई? बैंक ऑफ इंग्लैंड। ठीक, भारत का पहला वाणिज्यिक बैंक 1770 ईस्वी में कलकत्ता में अलेक्जेंडर एंड कंपनी ने 1770 ईस्वी में अलेक्जेंडर एंड कंपनी ने बैंक ऑफ हिंदुस्तान के नाम से अलेक्जेंडर एंड कंपनी द्वारा बैंक ऑफ हिंदुस्तान के नाम से शुरू किया गया। 1770 ईस्वी में अलेक्जेंडर एंड कंपनी ने या कंपनी के द्वारा बैंक ऑफ हिंदुस्तान नाम का भारत का पहला वाणिज्यिक बैंक खोला गया। जब आप लोगों से पूछा जाता है कि भारत का पहला वाणिज्यिक बैंक कौन था? बैंक ऑफ हिंदुस्तान। अब देखिए इसमें दो चीज, जैसे बैंक ऑफ हिंदुस्तान ये जो खोला गया था भारत का तो बैंक था, लेकिन भारतीयों द्वारा नहीं खोला गया। ठीक है, इसके जो मतलब भारत है या जिसमें जिन्होंने खोला वो किसने खोला? विदेशियों ने। अलेक्जेंडर एंड कंपनी का नाम मैंने दिया था, तो अलेक्जेंडर एंड कंपनी जो हमारे देश के निवासी थे उन्होंने क्या किया था? उसको खोला। ठीक, अब भारतीयों द्वारा प्रारंभ किया गया, लिख लीजिए, भारतीयों द्वारा प्रारंभ किया गया पहला बैंक 1881 में स्थापित 1881 में स्थापित अवध कमर्शियल बैंक माना जाता है। अवध कमर्शियल बैंक
भारतीयों द्वारा प्रारंभ किया गया पहला बैंक 1881 में स्थापित अवध कमर्शियल बैंक माना जाता है। यद्यपि पूर्ण रूप से पहला भारतीय बैंक पंजाब नेशनल बैंक को माना जाता है, जिसकी स्थापना 1894 ईस्वी में हुई थी। जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1894 ईस्वी। ठीक, अब देखिए ये क्या थे? वाणिज्यिक बैंक। अब हम लोग एक लिखा लीजिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक। तो लिखना और लिख दीजिएगा, बस एक लाइन लिख दीजिएगा। तो सार्वजनिक क्षेत्र के जो बैंक होते हैं उनमें सरकार की जो शेयर धारिता होती है, मैं शेयर बताया हूं आप लोगों को, शेयर तो पढ़ाया हूं, तो आप लोग समझ रहे होंगे शेयर धारिता क्या है। पढ़ाया था कि नहीं? प्रेफरेंस शेयर क्या होता है, राइट शेयर क्या होता है, सब क्या बताया। तो जो सब पब्लिक सेक्टर के बैंक है उसमें सार्वजनिक क्षेत्र की जो शेयर धारिता होती है, जिस सरकार की जो शेयर धारिता होती है वो 50% से अधिक होती है। ठीक है, सार्वजनिक क्षेत्र की शेयर धारिता 50% से अधिक होती है। अभी हम लोग पेपर में एग्जाम में हम लोगों की ड्यूटी लगी तो यही क्वेश्चन आया था कि जो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक है उसमें से कितनी शेयर धारिता होना आवश्यक है। ये क्वेश्चन अभी हाल ही में का एग्जाम हुआ है, आप लोगों ने दिया है? सब लोगों ने दिया? चारों शिफ्टिंग में किसी एक शिफ्टिंग में एग्जाम पूछा गया है। शायद 16 तारीख को सेकंड मीटिंग है, आया ना? तो सही ऑप्शन आप लोगों को क्या होगा? उसको 50% ज्यादा है, 51% एक ऑप्शन था है ना? तो वही होगा। हालांकि क्वेश्चन बहुत डिस्ट्रीब्यूटेड टाइप का था, वहां वो उनको आप 50 नहीं रखेंगे, 50% से ज्यादा 50% में काफी कॉम्प्लिकेटेड है। हालांकि क्यों सजेस्ट आंसर मेरे हिसाब से ये लोग हमारे ठीक क्या होंगे आते हैं कितना कोई एग्जांपल पता चलता है कितना मार्केट ना अगर शेयर कह रहा था तो 50% तो ज्यादा। तो सरकारी बैंक जो बैंक है जो जिनकी शेयर धारिता सरकारी की होती है 50% से अधिक होती है। अब आप लोग देखते हैं सरकारी बैंक, आप लोग देखते हैं सरकारी बैंक, कोऑपरेटिव बैंक। भारत में सहकारी समितियों द्वारा संचालित किए जाने वाले बैंकों भारत में सहकारी समितियों द्वारा संचालित किए जाने वाले बैंकों को सहकारी बैंक कहते हैं। संचालित किए जाने वाले बैंकों को सहकारी बैंक कहते हैं। ये राज्य के नियमों द्वारा संचालित किए जाते हैं। ये क्या होता है? राज्य के नियमों द्वारा संचालित होता है। अब आप लोगों से क्वेश्चन पूछता है, थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा, कभी भी सरकारी बैंक पूछे तो उसमें से आपको 3 ऑप्शन रहेंगे। एक ये 3 स्तरीय रूप में काम करते हैं। क्वेश्चन है क्या? पीएनबी की स्थापना किसने? भारतीय लोगों ने जो कितने बड़ी पीएनबी की स्थापना की थी। भारतीयों का बैंक, भारतीय लोगों ने किया होगा ना, जितने जो लोग रहे। मुझे इसकी आइडिया नहीं। लाला लाजपत राय मैंने नहीं पढ़ा, पढ़ेंगे क्या? लाला लाजपत राय वो आप हिस्ट्री जब पढ़ेंगे तो शायद हिस्ट्री में आपको बताया जाए। लाला लाजपत राय फिलहाल आप लोग पीएनबी की स्थापना 1894 में हुई और भारतीयों ने उसकी स्थापना की थी। एक रुपये भी होगा तो सहकारी जो बैंक है वह क्या है? 3 स्तरीय रूप में काम करते हैं। ठीक, सहकारी बैंक 3 स्तरीय रूप में काम करते हैं। और सबसे बड़ी चीज ये है कि उनका ऐसा नाम है
क्या आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं? आप लोगों से पूछा जा सकता है कि सरकारी बैंक की स्टडी में सर्वोच्च स्तर की संस्था कौन सी? ठीक है, तो अभी आप लोग लेखाओं का बता रहा हूं। आप लोगों से ये कंफ्यूजन हो सकती है। अब ये बताइए, केंद्र बड़ा होता है कि राज्य बड़ा? केंद्र बड़ा होता है। पक्का? पॉलिटिकल साइंस में तो पढ़े होंगे। राज्य बड़ा होता है। केंद्र सरकार बड़ी होती है कि राज्य सरकार बड़ी? सर पॉलिटिकल इश्यू से देखा जाए तो राज्य बड़ा होता है। उन्होंने जो राज्य को जिस कांसेप्ट में लिया है, जिससे आप लोग पॉलिटिकल क्लास ले रहे हैं, ये नहीं जान रहे हैं कि स्टेट का जो नाम लिया जाता है पूरे केंद्र को लेके लिया जाता है। उस समय राज्य देश को स्टेट के नाम से विरोध किया जाता है। ठीक है, बाकी आप लोग राज्य सरकार और राज्य सरकार यूपी क्या है? राज्य है ना। लेकिन भारत देश क्या है? भारत केंद्र में कौन सरकार है? जो भी सरकार है, भारत भाजपा की सरकार है, तो ये क्या है? केंद्र बड़ा है। लेकिन यहाँ पर जो सरकारी बैंक है, तो देखिए 3 स्तर लिखे हुए हैं और केंद्रीय सरकारी बैंक नीचे लिखा हुआ। तो ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है फंसाने में, खासतौर से पीसीएस स्तर के क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि जो सरकारी बैंक है वो शीर्ष स्तर की संस्था कौन सी है? सरकारी बैंक तो कौन सी है? राज्य सरकारी बैंक। पीसीएस में अक्सर इस तरह के क्वेश्चन पूछता है फंसाने के लिए। आप लोग जैसे देखेंगे केंद्रीय सरकारी बैंक, इसका मतलब आप क्या सोचेंगे? केंद्रीय सरकारी बैंक इसका सही आंसर होगा। और आगे भी है, उसमें से ऑप्शन भी अपना सही मान लेते हैं। जब मिलाना होता है आंसर की, तो क्या होता है कि आप लोग आंसर की जो मिलाए रहते हैं और जो देखते हैं, जब फाइनल आके तो 2-4 आ जाते हैं, ये होता है कि आंसर गलत आएगा। होता है ऐसा? तो लिख लीजिए आप लोग, सरकारी बैंक का लोग लिखते हैं, सरकारी संपत्ति द्वारा संचालित किए जाने वाले बैंकों को सरकारी बैंक कहते हैं। ये बैंक किस राज्य में स्थापित होते हैं? लिखा है उस राज्य के निगमों द्वारा संचालित होते हैं। अब ये क्या है? राज्य सरकारी बैंक, केंद्रीय सरकारी बैंक या ग्रामीण स्तरीय बैंक। ठीक, इसको ग्रामीण ऋण समितियां भी कहते हैं। इसको संचालित करता है राज्य, इसको संचालित करते हैं जिला और इसको संचालित करते हैं ग्राम। अब जिले से तो राज्य बड़ा होता है कि नहीं? जो जिला है उससे राज्य बड़ा होता है। हो गया, कंप्लीट हो गया। अगली हेडिंग आ गई आपको क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। ये क्या है? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। ठीक, 2 अक्टूबर 1975 2 अक्टूबर 1975 को नरसिम्हन कमेटी की अनुशंसा के आधार पर नरसिम्हन समिति की अनुशंसा के आधार पर 2 अक्टूबर 1975 को नरसिम्हन समिति की अनुशंसा के आधार पर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई थी। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई थी 2 अक्टूबर 1975 को। पहला क्वेश्चन क्या है? इसकी स्थापना कब की गई थी? 2 अक्टूबर 1975 को। किसकी अनुशंसा पर? किस समिति की अनुशंसा पर? नरसिम्हन समिति की अनुशंसा पर की गई थी। उस समय इनकी संख्या थी 5। उस समय इनकी संख्या 5 थी। इनका उद्देश्य बैंकिंग सेवा को ग्रामीण और दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाना था। बैंकिंग सेवा को ग्रामीण और दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाना।
जहां बैंकिंग सुविधाओं का अभाव हो। काम करके लिखिए तो जहां बैंकिंग सुविधाओं का अभाव हो। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का आप उद्देश्य समझ गए, यानी कि ऐसे क्षेत्र जहां पर बैंकिंग गतिविधियां नहीं है, कम है, वहां पर क्या करना, कम लागत पर उनको बैंकिंग गतिविधियां या बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करना क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का काम है। ठीक, इतना आप लोगों को बात समझ आ गई। अब एक चीज आप लोगों को जैसे वित्तीय समावेशन का नाम सुना, फाइनेंशियल इंक्लूजन नाम सुने, क्या होता है? छोटे छोटे स्तर तक बैंक क्या होता है? छोटे स्तर तक बैंकिंग सुविधाओं पहुंचाना। बस इतने में पता हो जाए, बहुत ही बड़ा शब्द है। वित्त का संतुलन एक तरीके से बनाया जाता है। क्या? वित्त का संतुलन एक तरीके से बनाया जाता है। एक व्यक्ति को बैंकिंग सुविधा से जोड़ना। देखिए देखो भाई, वो चीज को अभी बता रहा है, तो सारी सेम तो है। इसमें देखिए शब्दों की गहराई समझिए, शब्दों की गहराई की समझने का मतलब ये है कि देखिए एक तो पहली बात है सभी समयों पर, सभी समयों पर मतलब लिखा रहता है ना, आप लोग देखते हैं एटीएम में 24/7, इसका मतलब क्या है? सभी समयों पर, है ना। पहला शब्द क्या है? सभी समयों पर। दूसरी चीज क्या है? पर्याप्त मात्रा में, पर्याप्त मात्रा। अब ये मत लीजिए लिखवा नहीं रहा हूं, ठीक है। पर्याप्त, सभी समयों पर पर्याप्त मात्रा में, न्यूनतम लागत पर, तीन चीजें लेते हैं इसमें। पहली चीज क्या है? सभी समयों पर पर्याप्त मात्रा में, यानी जिसको जितनी ऋण की आवश्यकता हो उसको उतनी मात्रा में ऋण मिल जाए, और वो भी जो ऋण मिले वो न्यूनतम लागतों पर मिले, उसकी लागत बहुत अधिक ना हो। ऐसा ना हो सेठ साहूकार के पास जाए और आपको पता चला 1 लाख रुपए लेना है तो 20,000 रुपए आपको क्या करें, इंटरेस्ट ब्याज दे। पर्याप्त मात्रा में न्यूनतम लागतों पर वित्तीय सुविधाएं उपलब्ध कराना, क्या है? वित्तीय सुविधाएं उपलब्ध कराना। क्या कहलाता है? फाइनेंशियल इंक्लूजन कहलाता है, यानी वित्तीय समावेशन कहलाता है। वित्तीय समावेशन आप लोगों को समझ में आया कि जितने भी बैंकिंग गतिविधियां हैं, जितना भी हम लोग मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज, बैंक और एनबीएफसी, बीमा, ये सब सारी चीजें जो पढ़ते हैं, ये सब क्या है? वित्तीय समावेशन का काम करती है। वित्तीय का सबका उद्देश्य क्या है? वित्तीय समावेशन है, क्योंकि ये सब बैंक क्या होता है कि न्यूनतम लागतों पर पर्याप्त मात्रा में लोगों को ऋण उपलब्ध कराने के लिए, धन उपलब्ध कराने का कार्य करती है। वित्तीय समावेशन आप लोग समझाया? किसी कोई समस्या? एग्जाम में भी पूछ सकता है आप लोगों से फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या है, ठीक है, उसका स्टेटमेंट दे सकता है, तो आप लोग समझ सकते हैं कि फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या है। तो अभी मैंने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के बारे में आप लोगों को बताया, मतलब उसका क्या क्या होता है, यही तो है, वित्तीय समावेशन तो करना है। अब क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में तीन मतलब शेयर धारक होते हैं। यही तो है, मैंने क्या लिखा है? सभी समयों पर पर्याप्त मात्रा में, एक शब्द और अच्छा वो पूछ दिया, सभी लोगों को, सभी लोगों को, ये सब इसको पढ़ा, सभी लोगों को ऋण की उपलब्धता कराना बिल्कुल नहीं होगा, कहीं नहीं होगा, उसका उद्देश्य नहीं पूरा होगा। समावेशन जब आप लोग अभी पढ़ेंगे तो माइक्रो क्या नाम है, जब इकोनॉमी में आप लोगों को पढ़ाया गया है कि नहीं? भारतीय अर्थव्यवस्था कौन पढ़ा रहा था? भारतीय अर्थव्यवस्था पढ़ाया गया है। सतत विकास का नाम कभी सुने हैं आप लोग? समावेशी विकास का नाम आप लोग सुने हैं? इंक्लूसिव ग्रोथ नहीं सुने? समावेशी विकास क्या होता है, इंक्लूसिव ग्रोथ क्या है, सतत विकास क्या होता है, ये सब उसी के कॉन्सेप्ट है। जब आप लोग कोई पढ़ाएंगे इकोनॉमी मान लीजिए क्लास लगती है, वो आप लोग बताएंगे कि समावेशी विकास होता क्या है। तो
सभी लोगों को जब तक उपलब्ध नहीं होगा तो कृषि समावेशन का कार्य अधूरा रह जाएगा। कृषि समावेशन का मुख्य उद्देश्य ये है कि जो मुख्य धारा से नहीं जुड़े हैं लोग, उन लोगों को मुख्य धारा से जोड़ना, सभी लोगों को सभी समय पर पर्याप्त मात्रा में न्यूनतम लागतों पर वित्तीय सुविधा उपलब्ध कराना, वो क्या कहलाता है? वित्तीय समावेशन कहलाता है। ठीक। अब क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हम लोगों ने देखा तो उसमें 3 शेयर धारक होते हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में 3 शेयर धारक है। ठीक है। आप लोगों से क्वेश्चन पूछ सकता है, अनुपात पूछ सकता है कि इसका कितना कितना अनुपात है। तो एक होता है केंद्र सरकार। केंद्र सरकार का क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में अनुपात होता है 50%। राज्य सरकार का 15% और प्रवर्तक बैंक क्या है? 35%। ठीक। ये अनुपात आप लोगों से पूछ सकता है कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार और प्रवर्तक बैंक का क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में कितना कितना अनुपात है? कितना है? 50, 15 और 35। ठीक। अब एक चीज और लिख लीजिए। ओके। केलकर समिति की अनुशंसा पर या केलकर समिति की सिफारिशों पर, केलकर समिति, केलकर का नाम सुने? बहुत बड़े अर्थशास्त्री रहे हैं। जीएसटी के बारे में उन्होंने रिकमेंडेशन दे चुके हैं। 18वीं व्यक्ति का कभी आप लोगों ने नाम सुना है? इसे बताओ आप लोगों को कितनी क्लासें पढ़ाया जाना चाहिए? कितनी पढ़ाया जाना चाहिए? कब तक चाहिए? नहीं तब चलेगी। कितने महीने बताइए? साल नहीं तब चलेगी। मई तक। मुझे लग रहा है कि मई तक खाली आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे रोज लगातार 1.5 घंटे में शायद कंप्लीट हो जाए। 1.5 घंटे में शायद कंप्लीट हो जाए, है ना? तो आप लोगों को दीपावली को गुजरिया में वो माचिस छुपाई जा रही है ना? और आपको बना के खिलाइए मुझे, ठीक है नहीं? तो केलकर समिति की सिफारिशों के आधार पर, केलकर समिति की सिफारिशों के आधार पर सरकार ने 1987 में केलकर समिति की सिफारिशों के आधार पर सरकार ने 1987 में नए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना बंद कर दी। नए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना बंद कर दी। ठीक है। अब आप लोग मेडिकल विकास में, अब लोग मेडिकल विकास में विकास बैंक में एक है औद्योगिक विकास बैंक, दूसरे में है कृषि विकास बैंक, आयात निर्यात बैंक, और क्या है? आवासीय बैंक, राष्ट्रीय आवासीय। ठीक। औद्योगिक विकास के अंदर एक आता है भारतीय औद्योगिक वित्त निगम,
भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, और एक क्या है भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक 1990 में लिखा है, ठीक है। इसको शॉर्ट में सिडबी भी कहते हैं। इसे पूछ सकता है सिडबी बैंक की स्थापना कब हुई। सिडबी कहते हैं भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक 2 अप्रैल 1990। सब जगह लिखा जाता है इसको पढ़ने के लिए। ये भी है अच्छा भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक 2 अप्रैल 1990। कृषि विकास बैंक में आप लोगों ने सबसे बड़ा नाम सुना होगा राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, इसको तो आप लोग जानते हैं। सबसे ज्यादा चर्चित इसकी कौन सी समिति थी, कौन सी समिति थी नाबार्ड की स्थापना करने के लिए अनुशंसा की थी। अरे यस पढ़ रहे हैं आप लोग, नाम बताइए। कितने लोग कोई नहीं जानता। ये नहीं समझ पा रहे हैं, ये समझ लो। अब समझ गए। अभी जब तक इंग्लिश लिख रहा था तो दिक्कत हो रही थी आप लोगों को। अभी जब तक इंग्लिश एक शब्द लिख रहा था तो आप लोगों को दिक्कत हो रही थी, इसलिए मैं हिंदी लिख रहा हूँ। अब हिंदी ही लिखूंगा क्योंकि मेरा कैप्टन मार्केट लगभग मेरे को पता नहीं। अब बताइए इसकी कौन सी समिति थी जो इसकी स्थापना करने की अनुशंसा की। आपको बता दो, बहुत सही। 12 जुलाई 1982 को शिवरामन समिति का नाम सुने? वही थी, वही थी। अब याद आ गया। शिवरामन समिति की अनुशंसा के आधार पर नाबार्ड की स्थापना किया गया था, जो कृषि विकास बैंक की शीर्षस्थ संस्था यानी सर्वोच्च संस्था है। ये रिफाइनेंसिंग का काम करती है। ये लोगों को डायरेक्ट ऋण नहीं प्रदान करती, ये पुनर्वित्त की सुविधा प्रदान करती है, ठीक है। यह डायरेक्ट कोई व्यक्ति जाके नाबार्ड से लोन नहीं ले सकता या नहीं लेता, ठीक है। ये क्या करती है, पुनर्वित्त की सुविधा प्रदान करती है। यानी नाबार्ड के अंतर्गत जो बैंक होते हैं उनके माध्यम से आप लोग ऋण लेते हैं, ठीक है। जैसे सरकारी बैंक हो गए और बहुत सारे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, ये सब क्या करते हैं, नाबार्ड से ऋण लेते हैं और उसके बाद हम लोग उससे जाके ऋण ले सकते हैं, ठीक। तीसरा क्या है, आयात निर्यात बैंक। एटीएम का नाम सुने? एटीएम का नाम नहीं सुने आपने? सुना? इसकी भी स्थापना कब हुई थी? 1982, ठीक है। इसकी भी स्थापना कब हुई थी? 1982 में। तो इतना तो क्लियर हो गया। इसमें कुछ ऐसा समझाने की बात है। अब यदि बताना चाहें तो खाली और भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के बारे में आप लोगों को लिखना है तो एक उसमें चला जाएगा। ये सब सारी चीजों के बारे में बताना है तो आप लोग बस खाली स्थापना देख लीजिए। और एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि आप लोग क्या है, प्रतियोगिता दर्पण की भारतीय अर्थव्यवस्था ऑनलाइन यहाँ नहीं मिल जाएगी, लखनऊ से निकाल लीजिएगा किसी से
नहीं आ रही है तो आप लोग क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था प्रतियोगिता दर उसको हम लोग खरीद लीजिए। उसमें क्या है, छोटे छोटे जो टर्म है, जो छोटी छोटी टर्मोलॉजी है, वो आप लोगों को दी हुई होगी, समझेंगे आप लोग उसको पढ़िए, फिर उसके बाद उसे थोड़ा बड़ी आपको बताई जाएगी, जिससे आप लोग उसको समझने के बाद बड़ी समझ सकते हैं। पता चला आज हम आप लोगों को 2000 का नाम बता दें जो लेके रखते हैं हम लोग, तो 4 पेज पढ़ें और फिर पहले के बाद आपको समझ में नहीं आ रही है आज ऐसा होता है। कोई ऐसी बुक रहती है बहुत ज्यादा कम होती है, क्या होता है 2-3 दिन से उसमें पढ़ते हैं, चौथे दिन से बंद कर देते हैं। ठीक है, क्या है आप लोग प्रतियोगिता दर्पण की भारतीय अर्थव्यवस्था, ठीक है, करंट अफेयर्स को पढ़ते हैं ना, प्रतियोगिता दर्पण आती है कि नहीं, उसी की भारतीय अर्थव्यवस्था दिया है, तो आप लोग उसको मंगा सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक, अब एक लघु वित्त बैंक हेडिंग है लघु वित्त बैंक। हाँ, राष्ट्रीय बैंक वही, उसकी स्थापना कब हुई थी देख के बताएंगे, नहीं कहाँ जब होगी तो क्लास में बता दूंगा। ठीक है, देख सकते हैं आप लोग, गूगल सर्च कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, गूगल को लिखा ही होगा। लघु वित्त बैंक, सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि लघु वित्त बैंक को स्थापना करने के लिए किसने अनुशंसा की थी? एक है नचिकेत मोर कमेटी, नचिकेत मोर समिति ने लघु वित्त बैंक की क्या किया था, अनुशंसा की थी या रिकमेंडेशन किया था या संस्तुति की थी कि आरबीआई को क्या करना चाहिए, लघु वित्त बैंक बोलने चाहिए। ठीक है, इसमें क्या था, नचिकेत मोर समिति थी। कंपनी अधिनियम का आप लोगों ने नाम सुना है? कंपनी अधिनियम 1956, कंपनी अधिनियम 2013 सुने नाम आप लोग कंपनी अधिनियम का? नहीं सुने हैं तो आज सुन लिए, इतना बहुत है। ठीक है, नहीं सुने हैं तो आज सुन लिए। अब कोई पूछेगा कंपनी अधिनियम का आप लोगों को नाम सुने हैं, क्या के नाम सुने? कब आया था? कह दीजिए कि एक बार 1956 में आया था, दोबारा 2013 में आया है, उससे भी आप लोगों को पूछ सकता है। ठीक है, कंपनी अधिनियम एक अलग से है, कागज में जब आप पढ़ेंगे तो कंपनी अधिनियम पढ़ाया जाएगा। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये कंपनी अधिनियम में पंजीकृत है, ये 2013 के अंतर्गत लिख लीजिए आप लोग। होता क्या है, कंपनियों के जो नियम कानून होते हैं, कोई कंपनी सार्वजनिक कंपनी होगी, कोई कंपनी क्या है कि निजी क्षेत्र की कंपनी होगी, कोई कंपनी ऐसी है जो कोऑपरेटिव सोसाइटी की है, जिनका एकमात्र उद्देश्य होता है लोगों का कल्याण करना, कुछ कंपनियां होती हैं जो क्या करती हैं लाभ कमाना उद्देश्य होता है, इन सब का क्या करती है नियमन करती है। जैसे क्या मैं लोगों का बात को सेबी बनाया था ना, सेबी को बताया तो वो क्या करती है, जितनी भी स्टॉक मार्केट की, स्टॉक एक्सचेंज की, कैपिटल मार्केट जितनी भी गतिविधि है उसका क्या करती है नियमन करती है। उसी प्रकार कंपनियों के नियमन रेगुलेशन के लिए, रूल बनाने के लिए, नियम बनाने के लिए क्या किया है, कंपनी अधिनियम पारित किया गया और पहले 1956 में आया था और इसको क्या किया गया है कि मॉडिफाई करके 2013 में फिर से लाया गया। ठीक, समझा कंपनी अधिनियम क्या है? ये क्या है, लघु वित्त बैंक लिख लीजिए, ये 2013 के अंतर्गत एक सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी, सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी के अंतर्गत पंजीकृत है। विशेषताएं आपको लिख लीजिए, ये 2013 के अंतर्गत एक सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी के अंतर्गत पंजीकृत, सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी के अंतर्गत पंजीकृत। ठीक, दूसरी विशेषताएं लिखे जाइए आप लोग, इन्हें बैंक क्रेडिट ग्रामीण केंद्रों में, इन्हें
रहित ग्रामीण केंद्रों में कम से कम 25% बैंकिंग इकाइयां खोलने की आवश्यकता होती है। बैंकिंग इकाइयां कम से कम 25% बैंकिंग इकाइयां खोलने की आवश्यकता होती है। इसकी सारी विशेषताएं आप लोग लिख लीजिए। क्वेश्चन जब आता है पीसीएस में आईएएस में क्या होगा, स्टेटमेंट दे देगा और लिख देगा। स्टेटमेंट देने के बाद लिख देगा कि इनमें से कौन सी विशेषताएं लगती है। ठीक है, तो आप लोग कुछ विशेषताएं लिख देंगे। सारी विशेषताएं लिखना संभव नहीं है और कुछ विशेषताएं लिखवा रहे हैं शायद आप लोगों को जब भी इसमें नाम मिले जब आप यहाँ से पढ़ने वहां ना मिले तो 7-8 विशेषताएं हैं, आप लिख लीजिए। तो दो हो गई। ठीक है, इन्हें बैंक रहित ग्रामीण केंद्रों में कम से कम 25% बैंकिंग इकाइयां खोलने की आवश्यकता होगी। दूसरी चीज क्या है, ये लोग क्या करेंगे 75% देख लीजिए। ये लोग तो ये बैंक 75% प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को उधार प्रदान करेंगे। 75% प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को उधार प्रदान करेंगे। अब प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र क्या है जानते हैं? एग्रीकल्चर सेक्टर या ग्रामीण क्षेत्र जहां पर क्या है कि बैंकिंग गतिविधियां नहीं है या कम है, जो क्षेत्र क्या है पिछड़े हुए हैं। ठीक है, तीसरी चीज ले लीजिए, इन्हें सीआरआर और एसएलआर के मानकों को पूरा करना होता है। इन्हें सीआरआर और एसएलआर के मानकों को पूरा करना होता है। अब एक लिख लीजिए, लघु वित्त बैंक को स्थापित करने की पात्रता। लघु वित्त बैंक को स्थापित करने की पात्रता। नंबर 1, भारतीय निवासी व्यक्ति या पेशेवर जिसे बैंकिंग और वित्त क्षेत्रों में 10 वर्ष का कम से कम अनुभव हो। 10 वर्ष का अनुभव हो। दूसरी चीज क्या है, दूसरा है क्या है पॉइंट, भारतीय निवासियों के स्वामित्व नियंत्रण वाली कंपनियां। भारतीय निवासियों के स्वामित्व नियंत्रण वाली कंपनियां। तीसरी है प्रोत्साहन समूह द्वारा। जो प्रमोटर्स होते हैं, प्रोत्साहक समूह द्वारा किसी वर्तमान अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक के साथ संयुक्त रूप से एक भुगतान बैंक का गठन किया जा सकता है। ठीक, अब आप लोग अगली ये निकालिए उसकी क्रियाकलाप। तो इसकी क्रियाकलाप क्या लोग लिखिए, ये क्या करते हैं, मांग जमा स्वीकार करते हैं। क्रियाकलाप में यही क्या पहला पॉइंट क्या है, ये मांग जमा स्वीकार करते हैं। दूसरी क्या है, इन्हें एटीएम या डेबिट कार्ड जारी करने की स्वतंत्रता होती है या अधिकार होता है। इन्हें एटीएम या डेबिट कार्ड जारी करने का अधिकार होता है, किंतु
एक क्रेडिट कार्ड नहीं जारी कर सकते, किंतु ये क्रेडिट कार्ड नहीं जारी कर सकते। बात आपको समझ में आया? ये लोग क्या कर सकते हैं, डेबिट कार्ड तो जारी कर सकते हैं, क्योंकि बैंक जो है क्रेडिट कार्ड भी जारी करते हैं कमर्शियल बैंक, किंतु जो लघु वित्त बैंक होंगे वह क्या करेंगे, क्रेडिट कार्ड नहीं जारी कर सकते, इनको इसकी अनुमति नहीं है। ठीक, फिर इन्हें विभिन्न प्रकार के धन प्रेषण एवं इन्हें विभिन्न प्रकार के भुगतान व धन प्रेषण, इन्हें विभिन्न प्रकार के भुगतान एवं धन प्रेषण सुविधाएं प्रदान करने का अधिकार होता है। इनकी न्यूनतम चुकता पूंजी 100 करोड़ रुपए होगी। इनकी न्यूनतम चुकता पूंजी 100 करोड़ रुपए होगी। भुगतान बैंकों द्वारा ऋण प्राप्त करने के क्रियाकलाप नहीं किए जा सकते। भुगतान बैंकों द्वारा ऋण प्राप्त करने के क्रियाकलाप नहीं किए जा सकते। और एक लीजिए बैड बैंक। बैड बैंक क्या होता है? इसकी हिंदी बैड बैंक क्या कहते हैं? उसको एक तरफ से मैनेजमेंट करना है ना। देखिए जैसे कोई कमर्शियल बैंक है, कोई वाणिज्यिक बैंक है, उसने क्या किया है, भारी मात्रा में लोगों को ऋण प्रदान किया है। ठीक, अब वह ऋण नहीं उसको प्राप्त हो रहा, उसको जिसने आपने ऋण लिया था आप लोग लगता हो गए, नीरव मोदी हो गए हैं या विजय माल्या हो गए, ठीक है। तो इन सब सारी चीजों के लिए बैड बैंक का गठन किया गया है। और बैड बैंक का कार्य क्या होता है, कुछ बैंकों का इस प्रकार समायोजन करते हैं, इस प्रकार मैनेजमेंट करते हैं कि बैड बैंक क्या कर सके, इनका जो ऋण है जो दूसरे की जगह नहीं मिल रहा है उसका किस प्रकार से प्रबंधन हो सके कि इनको ऋण वापस मिल सके। इन सब की जो क्रियाकलाप करते हैं उसी को क्या कहते हैं, बैड बैंक कहते हैं। बैड बैंक समझ है? आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने देखो एनपीए का नाम सुना? एनपीए का नाम सुना है ना? एनपीए नहीं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, एनपीए का सुने? गैर निष्पादक परिसंपत्तियां, गैर निष्पादक परिसंपत्तियां नाम सुने? क्या होता है ये बताएं? तीन साल के अंदर अब 90 दिन होता कैसे? किस तिथि को आप लोग 90 दिन कहें? किस तिथि से 90 दिन कहें? 90 दिन तो बहुत सही होता है, बहुत मुझे काफी खुशी हुई कि आप लोग कम से कम इतना जानते हैं कि 90 दिन का नाम सुन लीजिए, मुझे भी काफी अच्छा लगा। क्योंकि नाबार्ड की स्थापना बताने में आपको भी दिक्कत हो रही है, तो ये भी आप 90 दिन का नाम ले रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। और 90 दिन होता कैसे? इसका 90 दिन होगा, देखिए एनपीए क्या होता है, जब बैंक कोई ऋण किसी को प्रदान करता है तो उसकी एक निश्चित समय अवधि होगी वापस होने की। जब वो निश्चित समय अवधि नहीं प्राप्त होती तो क्या करता है कि बैंक ना उसको मूलधन मिला ना ब्याज मिला, तो ऐसी परिसंपत्तियों को क्या कहते हैं, एनपीए कहते हैं, गैर निष्पादक परिसंपत्ति कहते हैं।
और उसका जो 90 दिन आप लोग बता रहे हैं, उसकी ड्यू डेट जो ए की तिमाही ए का जो अवधि होगी उसके 1 महीना के बाद यदि 90 दिन तक ऋण नहीं मिलता है, मैं भी लिखाऊंगा आप लोगों को, परेशान मत होइए। 1 महीने के बाद यदि 90 दिन तक नहीं ऋण मिलता है तो उसको क्या कहते हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स कहते हैं, गैर निष्पादक परिसंपत्तियां। जैसे मान लीजिए ये कहें 15 अक्टूबर कोई भी संपत्ति थी, आप लोगों को क्या होना चाहिए था, 15 अक्टूबर के अंदर उसको क्या करना चाहिए था, या तो ब्याज मिलना चाहिए था या तो मूलधन मिलना चाहिए। 15 अक्टूबर मान लीजिए, 15 सितंबर लिखो। 15 सितंबर को क्या था कि आप लोगों को क्या था कि 15 सितंबर को आपको मूलधन या ब्याज कुछ ना कुछ मिल जाना चाहिए। आप लोगों को क्या हुआ, 15 सितंबर तक कुछ नहीं मिला। 15 सितंबर से 1 महीने तक, 1 महीने तक ही आप लोगों को कुछ नहीं मिला। ड्यू डेट कितनी थी, डेट थी कितनी थी, 15 सितंबर। लेकिन क्या हुआ कि 15 सितंबर से 1 महीने तक, 15 अक्टूबर तक आपने जो ऋण लिया हुआ है उसको कुछ पता आता नहीं है, कहीं दिखाई नहीं दे रहा है ना। तो ये जो 15 अक्टूबर के बाद जो 3 महीने होते हैं, यानी क्या हो जाएगा, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। 15 जनवरी तक भी आपका जो कर्जदारक है वो दिखाई नहीं दे रहा है आपको, तो गायब हो गया है, निकल गया है, तो उस जो संपत्ति उसने लिया होगा उसको क्या कहेंगे, एनपीए कहेंगे। एनपीए आप समझ में आया। ये जो देय तिथि होती है उसकी 1 महीने, इसका कितनी होती है ना, देय तिथि कहाँ थी, ड्यू डेट के 1 महीने बाद, यानी कि जो देय तिथि है उसके 1 महीने बाद यदि 3 महीने तक यानी 90 दिन तक आपको वह संपत्ति का ना मूलधन मिलता है ना ब्याज मिलता है, तो वह क्या होता है, एनपीए कहलाता है। मुझे कहना ये कह रहे थे कि अगर जैसे एनपीए से मान लीजिए अगर 3 साल तक अगर कोई व्यक्ति ब्याज या मूलधन नहीं चुका, वो दूसरी चीज है, वो जो तुम बता रहे हो सही बता रहे हो, होता क्या है, डाउटफुल है, एक सब डाउटफुल है, या फिर तीसरे में एनपीए आता है, उसको बता रहा हूं, सब कैटेगरी बता रहा हूं। मैंने क्या पूछा था, खाली एनपीए पूछा, अब उसके लिए मत जाइए, खाली आप लोग अभी एनपीए जान लीजिए कि एनपीए क्या है। बताने को तो काफी बता सकते हैं, लेकिन बस ये कि समय का अभाव रहता है, तो थोड़ी थोड़ी चीजें कुछ तो ये चीजें हैं, एनपीए आप लोग 90 दिन पढ़े रहे होंगे, लेकिन 90 दिन किस दिन से काउंट किया जाएगा, शायद आप लोगों को जानकारी रही हुई ना रही, ठीक है ना। ये तिथि के 1 महीने बाद जो तिथि 90 दिन होती है, उस 90 दिन तक के आपको मूलधन ब्याज मिलता, उसमें एनपीए करते हैं। लेकिन बैड बैंक क्या है, चलो हम लोग पूछ सकता है, एक लाइन में लिख देंगे बैड बैंक की क्या कार्य है या क्या उसकी विशेषता है, उसमें जो एप्रोप्रिएट आंसर होता है वही आप लोगों को मानना होता है। तो सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की, सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की बढ़ती हुई एनपीए की समस्या, सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की बढ़ती हुई समस्या, सॉरी सभी वाणिज्यिक बैंकों की बढ़ती हुई एनपीए की समस्या, एनपीए की समस्या, सभी वाणिज्यिक बैंकों की बढ़ती हुई एनपीए की समस्या को समाप्त करने के लिए, एनपीए की समस्या को समाप्त करने के लिए बैड बैंकिंग की शुरुआत की गई, बैड बैंकिंग की शुरुआत की गई। यह एक ऐसा बैंक होगा, यह एक ऐसा बैंक होगा जो सभी संस्थाओं के, यह एक ऐसा बैंक होगा जो सभी संस्थाओं के डूबते ऋण एवं जोखिमपूर्ण, सभी संस्थाओं के डूबते ऋण एवं जोखिमपूर्ण ऋण को अच्छे से प्रबंधन करेगा और उन्हें और अच्छे से प्रबंधन करेगा और उन्हें बैंकिंग व्यवस्था में, और उन्हें बैंकिंग व्यवस्था में पुनः लाने का प्रयास करें। इस प्रकार बैंक को दिवालियापन से बचाने के लिए
इस प्रकार बैंक को दिवालियापन से बचाने के लिए बैंक की स्थापना की। एनपीए की अधिकार गैर निष्पादन परिसंपत्तियां, गैर निष्पादन परिसंपत्तियां ये अधिकार को डालिए। बैंक द्वारा दिए जाने वाले ऋण पर बैंक द्वारा दिए जाने वाले ऋण पर मूलधन तथा ब्याज, बैंक द्वारा दिए जाने वाले ऋण पर मूलधन तथा ब्याज उसके विगत देय तिथि से एक तिमाही तक न चुकाया गया हो, उसके विगत देय तिथि से एक तिमाही तक न चुकाया गया, उसे एनपीए कहते हैं, या गैर निष्पादित परिसंपत्ति कहते हैं। जहां विगत देय तिथि का अर्थ है, देय तिथि से, जहां विगत देय तिथि का देय तिथि से 20 दिनों की अवधि से है, जहां विगत देय तिथि का देय तिथि से 30 दिनों की अवधि से है। मतलब लोग एक निकाल लीजिए, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, इसमें ऐसा कुछ समझाने वाली चीजें हो तो बताइए। समझाने वाली चीजें नहीं लगेंगे आपको, जो समझाने वाली चीजें हैं मैं आपको बता ही रहा हूँ, है ना। तो आप लोग बस खाली लिखते लिखते बोर्ड में हुआ है। तो इस इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की स्थापना कहाँ पर हुई थी? 1 सितंबर 2018 को। कब हुई थी? 1 सितंबर 2018 को हुई थी। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की स्थापना 2 सितंबर एनपीए बीच में आ गया। मैं पढ़ा जा रहा हूँ, खाली बैंक पढ़ा रहा हूँ। बैंक में 2-3 क्लासेस चलेगी तो बैंक की परचेज करना होगा। यदि अच्छे से क्लास होती बैंक मिल गया तो भी बैंक में अभी आरबीआई का तुम्हारे नाम ही नहीं लिया आपको एग्जाम। 1.5 घंटा लगभग कंप्लीट होने जा रहा है और अभी मैंने ये तुम्हारे पोथी पत्रा है, अभी मैंने आरबीआई का नाम ही नहीं लिया। आरबीआई के बारे में जितना बताना है कुछ स्टार्टिंग में होगा, तो मैंने क्या बता रहा हूँ, खाली पार्टनर बैंकों के बारे में आप लोगों को बता रहा हूँ। यदि अगली क्लास में बैंक के बारे में और वाणिज्यिक मतलब केंद्रीय बैंक क्या है, सेंट्रल बैंक, इसकी स्थापना कब हुई, इसके कार्य क्या है, जो मुद्रा का सृजन होता है किस अनुपात में होता है, क्यों हम लोग क्या करें मुद्रा इकट्ठा मात्रा में बहुत अधिक छाप सकते हैं, तो उसका क्या रेशियो है, किस अनुपात में मुद्रा चलेगी, ये सब सारी चीजों की चर्चा होगी। मनी बैंक के भी खाली पढ़ाया जाए तो लगभग 1 महीने लगातार क्लास चलेगी। तो एनपीए फिर आप लोगों की क्यूरियोसिटी है, जो जिज्ञासा है कि वो 3 साल कब होगा, फिर 1 साल कब होगा, ये सब सारी चीजें तब क्लियर हो जाएगी। ठीक है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जैसे यही जितने बैंकों का लाभ लिखा है नाबार्ड के बारे में भी आप लोगों को बताना शुरू कर दूं, उसकी क्या विशेषताएं हैं, उसकी कितनी पेडा कैपिटल सब छोड़ते ही तो जा रहा हूं। ये आप लोग क्रेडिट लिख लिए हैं, कम से कम आप लोग डायरेक्ट हमारे देख सकते हैं कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है क्या। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है तो बैंक देखना आप लोग जान रहे हैं। आज हमने 2 सितंबर 2018 को इसकी स्थापना हुई नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा। वो सितंबर 2018 ठीक
मोदी द्वारा तालक टोरा स्टेडियम, जो तालक टोरा स्टेडियम था, तालक टोरा स्टेडियम, इसको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि 2018 में आया है, तो हो सकता है इसमें नहीं नाम भी पूछ ले कि पता है इसका तालक टोरा स्टेडियम नई दिल्ली में इसको सबसे पहले क्या किया था, इसका उद्घाटन किया गया था। ठीक, तो इसके बाद इसमें क्या है, इसकी और विशेषताएं क्या है, जैसे भारत सरकार की इसमें क्या है 100% शेयर धारिता, भारत क्या है इसमें 100% शेयर धारिता, बहुत सारी उसकी विशेषताएं हैं, वो अलग अलग सारी चीजें बताना संभव हो पॉसिबल बिल्कुल बताऊं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होता है। अब आप लोग आरबीआई पढ़ेंगे कुछ और पढ़ेंगे पहले, हाँ वही मतलब आरबीआई हम लोग सोच रहे हैं कल पढ़े आप लोगों को, और आरबीआई की बात भी नहीं बहुत कुछ बच गए हैं, तो बोले ठीक है। बैंक में आप लोगों में अभी लीड बैंकिंग क्या होता है, व्हाइट लेवल इनकम क्या है, ब्राउन लेवल इनकम क्या है ना, ये सब सारी चीजें अभी आप लोगों को बताना बाकी रहेगी। सार्वभौमिक बैंकिंग क्या होती है, यूनिवर्सल बैंकिंग क्या है, इकाई बैंकिंग क्या है, ब्रांच बैंकिंग क्या है, ये सब सारी चीजें आरबीआई के बारे में भी बताना पूरा बाकी रह गया है कि आरबीआई कैसे कार्य करता है, उसका क्या क्या कार्य है, बहुत सारी आज मैं ये सब कंप्लीट कर देता लेकर जा रहा हूं। यदि आप लोगों ने ये ना कहा होता कि सब कुछ लिखाइए तो इस दिन से आपकी जिज्ञासा भी समूह में तेरे दिमाग में था, समूह में वो देना तो सब खत्म हो जाता, लेकिन समस्या इस बात की आ गई कि आप लोगों ने कुछ लिखाना नोट्स बन जाए, इस वजह से नोट्स बनने की वजह से क्या होगा, ये सब सारी चीजें करना पड़ रहा है। और अभी देखो मैं मुझे अंदाजा नहीं था, अभी लीड बैंकिंग बताना था, सार्वभौमिक बैंकिंग बताना था, ब्रांच बैंकिंग क्या है, यूनिट बैंकिंग क्या है, और इसके बाद फिर बताना था आरबीआई की स्थापना कब हुई, कहां से उसकी कहानी आई, कैसे स्थापित हुआ, क्या उसके कार्य हैं, जो मुद्रा छपती है उसका किस अनुपात में तो मुद्रा छापी जाती है, सब सारी चीजें बताना भी बाकी है। कल मैं पढ़ाऊंगा, कल शायद क्लास लेके पूछे कर ये कंप्लीट कर, ठीक है। आज शायद समझ हो रहा है, और आपको ये 3.5 से 5 वाले में मेरा क्या है 12 ठीक है, बहुत कुछ लोग टाइम का शुरू कर दिए कंप्लीट होगा कम से कम 6-7 बज जाएगा, कम से कम 6 तो बज जाएगा। बैठिए फिर आप लोग आराम से, कितने लोग ऐसे पढ़ना चाहते हैं, कितने लोग नहीं पढ़ना चाहते हैं, सभी पढ़ना चाहते हैं, बैठिए सब लोग बैठिए, पढ़ना चाहते हैं ना, बैठिए चलो ठीक है, कल आते हैं, कल पढ़ते हैं, हमें जाना है, आधे लोग को पढ़ना है।